हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशंस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की सीरीज। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने अपना क्या कर लिया था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का चैप्टर शुरू कर दिया था और उसमें हमने इलास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक बॉडी, स्ट्रेस, स्ट्रेन और न्यूमेरिकल्स बना लिए थे। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में भी हमने पढ़ लिया था और कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाए थे हमने। स्ट्रेस और स्ट्रेन के दोनों के तीनों टाइप्स के बारे में भी, तीन टाइप्स के बारे में भी पढ़ लिया था। अब हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में देखा था कि कैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टाइल मटेरियल्स क्या होते हैं, ब्रिटल मटेरियल्स क्या होते हैं, ये सब चीज के बारे में क्या किया है, हमने पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और इलास्टोमर्स से शुरू करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो जाके देखें वीडियो को, और यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल के वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यह लेक्चर अगले टॉपिक से। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था और उससे रिलेटेड हमने क्या रिलेट करके क्या पढ़ा था, हमने डक्टाइल मटेरियल्स और ब्रिटल मटेरियल्स क्या होते हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम और कुछ प्रकार के अलग अलग मतलब स्पेशल टाइप के मटेरियल्स देखेंगे। तो अगला टॉपिक आएगा हमारा क्या, इलास्टोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इलास्टोमर्स। और जिनको यदि नहीं दिख रहा है तो मैं और अच्छे से लिख देता हूं, यदि व्हाइट चीज नहीं दिख रही है तो। इलास्टोमर्स, अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, इलास्टोमर्स। वही चीज आप देख सकते हैं यहां पे व्हाइट में वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो अब इलास्टोमर्स क्या होते हैं, इस चीज के बारे में समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द मटेरियल्स विच कैन बी इलास्टिकली stretched to a large value of strains are called elastomers. To a large value of strains are called elastomers. मतलब ऐसे मटेरियल जिनको हम खींचते हैं और उनमें लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन आती है। स्ट्रेन मतलब क्या है, बहुत ज्यादा उनमें क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आएगा, एक्सटेंशन आएगा। तो हम जैसे छोटा सा मटेरियल इसको हम खींचे तो इसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा आ गई, तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसमें थोड़ी सी भी मैं स्ट्रेस लगा रहा हूं तो स्ट्रेन की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है। ऑब्वियस ही बात है कि इसका सिंपल एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, रबर का। रबर को देखें ना आप, छोटी सी रबर बैंड को भी यदि हम खींचेंगे तो वो अपनी लेंथ से 3 गुना 4 गुना ज्यादा क्या हो जाती है, स्ट्रेच्ड हो जाती है। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स बोलते हैं। मगर इलास्टोमर्स जो ओरिजिनली रहते हैं वो रबर से भी बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड हो जाएंगे। मतलब अपनी जो उसकी इनिशियल लेंथ है, मान के चलिए इनकी उनकी ओरिजिनल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो वो 50-60 सेंटीमीटर तक क्या हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल के फॉर्म में देखते हैं, रबर कैन बी स्ट्रेच्ड टू सेवरल टाइम्स। रबर को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा, सेवरल टाइम्स स्ट्रेच कर सकते हैं। रबर को हम क्या कर सकते हैं, सेवरल टाइम्स क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं उसकी ओरिजिनल वैल्यू से। मतलब जो भी उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उससे हम उनको बहुत ज्यादा टाइम तक स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच्ड टू सेवरल टाइम्स टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। ऑब्वियसली बात है, रबर इतनी सी रहेगी और हम उसको चाहें तो कितना खींच सकते हैं। तो रबर एक प्रकार का क्या होता है, इलास्टोमर होता है। बट स्टिल इट कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। मगर उसके बाद भी वो क्या करेगी, अपनी ओरिजिनल लेंथ को क्या कर लेगी, रीगेन कर लेगी। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स बोलते हैं। ठीक है, जिनको जैसे उनकी 10 सेंटीमीटर लेंथ है तो हम 50-60 सेंटीमीटर उनको एक्सटेंड कर दी, खींच दी, बट उसके बाद भी वो क्या होगा, अपना शेप रीगेन कर लेंगे। तो वही क्या लिखा है नेक्स्ट, इट कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। मतलब जितनी भी फोर्स हमने अप्लाई करी है, यदि हम उसको रिमूव कर देंगे तो वो अपना शेप क्या करेगा, वापस रिगेन कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देयर इज नो वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन। देयर इज नो वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन। मतलब इलास्टोमर्स में क्या होता है, वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन नहीं रहता। इसका मतलब क्या है, इलास्टिक रीजन का मतलब क्या होता है कि हम उसको खींचे, ठीक है, और जैसे ही हम अपनी फोर्स हटाए तो वो क्या किया, अपना शेप वापस रिगेन कर लिया। प्लास्टिक रीजन का मतलब क्या होता है कि हम उसको खींच रहे हैं और जब हम फोर्स हटा देंगे तो वो अपना शेप क्या करेगा, रिगेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, यही चीज हम पढ़े। डक्टाइल मटेरियल्स में क्या होता है, प्लास्टिक रीजन बहुत ज्यादा होता है। ब्रिटल मटेरियल्स में क्या होता है, सीधा ब्रेक हो जाते हैं वो। प्लास्टिक रीजन क्या रहता है, उनका बहुत कम रहता है। तो वही चीज वो बोल रहा है
देर इज नो वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन वेल डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब जैसे रबर की मैं बात करूं, उसको मैं खींचूंगा अपनी लेंथ से, उसकी मान के चलिए 10 सेंटीमीटर लेंथ है तो मैं उसको 50-60 सेंटीमीटर खींच दूंगा। और यही क्या है, ये अभी इलास्टिक रीजन में है पूरा, क्योंकि मैं जैसी फोर्स हटा रहा हूं वो अपना शेप क्या कर रहा है, रीगेन कर ले रहा है। मगर मैं और खींचा उसको तो वो सीधा टूट जाएगा। मतलब प्लास्टिक रीजन नहीं रहेगा। प्लास्टिक रीजन का मतलब ये है कि मैं यदि उसको खींचा और जब अपनी फोर्स हटा दिया तो वो उतना ही लंबा रह जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा, मतलब उसमें एक्सटेंशन आ ही गया है, वापिस अपना शेप रीगेन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि नो वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन, मतलब सीधा ब्रेक हो जाएगा। रबर जस्ट ब्रेक्स, सीधा ब्रेक हो जाता है व्हेन पुल्ड बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट। तो मतलब क्या होता है, इलास्टोमर्स में प्लास्टिक रीजन होता ही नहीं है, सीधा वो क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इलास्टिक रीजन ही रहता है पूरा उनमें, और एक लिमिट, इलास्टिक लिमिट उनकी पार हुई तो वो सीधा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मतलब परमानेंट डिस्टॉर्शन उसमें कुछ भी नहीं होता है, सीधा ब्रेक हो जाएगा। इतना खींचो जहां तक वो अपना शेप रीगेन कर ले, और या होगा क्या, सीधा टूट जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं हम इलास्टोमर का क्या होता है। ठीक है, और उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो आप देख सकते हैं इलास्टिक रीजन इन सच केसेस इज वेरी लार्ज। वही चीज मैंने बताई, जब उनमें प्लास्टिक रीजन है ही नहीं, वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन है ही नहीं, तो क्या मतलब होगा, इलास्टिक रीजन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा ऐसे केस में। किसमें, इलास्टोमर्स में। बट द मटेरियल डस नॉट ओबे हुक्स लॉ। ठीक है, अब ये भी इसकी कंडीशन है कि जो मटेरियल रहता है वो हुक्स लॉ ओबे नहीं करता है। कैसे ये चीज हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कि यदि किसी भी मटेरियल में स्ट्रेन की बहुत ज्यादा वैल्यूज आ रही है तो उसमें क्या होता है, हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता है। हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या इसका मतलब जितना भी हम लोड लगा रहे हैं उतना ही क्या होगा, एक्सटेंशन आएगा। तो यदि ऐसा कोई मटेरियल जैसे इलास्टोमर, जिसमें थोड़ी सी भी मैं स्ट्रेस लगाता हूं तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा होती है, मतलब वो बहुत ज्यादा खींचा जाते हैं, तो उसमें हुक्स लॉ फॉलो नहीं करती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, हुक्स लॉ किसके लिए फॉलो करती है, कम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन के लिए। मतलब मैं थोड़ी सी स्ट्रेस लगा रहा हूं, उसमें थोड़ा सा स्ट्रेन आ रहा है, दोनों लीनियर चल रहे हैं, तब हुक्स लॉ फॉलो करेगी। मगर यदि थोड़ी सी स्ट्रेस में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जा रही है जैसे रबर, तो उसमें हुक्स लॉ फॉलो नहीं करेगी। इसलिए बोल रहा है इलास्टिक रीजन इन सच केसेस इज वेरी लार्ज। ठीक है, मतलब ऑब्वियस ही बात है, खींचे रबर को अपने लेंथ से भी वो बहुत ज्यादा बड़ी और सीधा टूट जाएगी। प्लास्टिक परमानेंट डिफॉर्मेशन कुछ नहीं होगा, फोर्स हटाएंगे अपना शेप रीगेन कर देगी। मगर मटेरियल हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता, याद रखिएगा। और क्यों हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता, क्योंकि हुक्स लॉ ना लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन के लिए नहीं होता है। ठीक है, अब उसका एग्जांपल, इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में क्या होता है, द इलास्टिक टिश्यू अयोटा। ठीक है, अयोटा क्या होता है, लार्ज ब्लड वेसल्स कैरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट। क्या होती है, हमारी लार्ज ब्लड वेसल होती है, हमारी बॉडी में ही होती है। इलास्टिक टिश्यू अयोटा वो क्या होती है, एक प्रकार की इलास्टोमर होती है। ठीक है, फॉर विच स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज शोन बिलो। मतलब उस केस के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमें गिवन है यहाँ पे। तो एक और चीज, जो हमारी बॉडी में एक तो टिश्यू सेल्स होती है अयोटा, उसमें क्या होता है, वो क्या होती है, इलास्टोमर्स होती है। और उसमें क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी की सेल है वो क्या हो जाएगी, उसमें बहुत ज्यादा वैल्यू ऑफ स्ट्रेन उसमें आ सकती है। और हुक्स लॉ तो फॉलो करेगा नहीं, हुक्स लॉ तो लीनियर होती है, इसलिए इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा बनता है, ऐसा बनता है। अब कर्व देख सकते हैं कैसा बन रहा है, मतलब थोड़ा सा हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं तो स्ट्रेन भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। देखिए एक पर्टिकुलर वैल्यू में स्ट्रेन, और यहां पे यदि मैं स्ट्रेस बढ़ाते जा रहा हूं तो स्ट्रेन भी क्या हो रही है हमारी, धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, ऐसा होता है। किसका, इलास्टोमर्स का। ऑब्वियसली बात है, ये कर्व हमको लीनियर दिख रहा है क्या, बिल्कुल लीनियर नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ तो फॉलो करेगा ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा इलास्टोमर्स के बारे में था। तो जब भी कोई इलास्टोमर्स आपको बोलता है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन आती है, पूरा इलास्टिक लिमिट ही होता है, कोई वेल प्लास्टिक रीजन तो होता ही नहीं है, और अपनी लेंथ से सेवरल लेंथ ज्यादा खिंचा जाता है और सीधा ब्रेक हो जाएगा एक टाइम में, कोई भी परमानेंट डिस्टॉर्शन उसमें नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या था, इलास्टोमर्स के बारे में, और उसका आप कर्व भी देख सकते हैं। ठीक है, कि कैसा है। अब चलते हैं आगे हमारे अगले टॉपिक में, जो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक मॉडुलस। मतलब अब हम क्या देखेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में देखेंगे, और इसी को हम दूसरी चीज क्या बोलते हैं, इलास्टिक मॉडुलस के बारे में देखेंगे। मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियर मॉडुलस, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे अब क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं।
ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? वही हुक्स लॉ में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, तो जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट डालते हैं, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है वही क्या होती है? हमारी इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। क्या है? रेशियो किसका होता है? स्ट्रेस का। किसके साथ रेशियो होता है? स्ट्रेन, स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन दी इलास्टिक लिमिट। ठीक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट मतलब ऑब्वियस ही बात है, जहां तक हुक्स लॉ फॉलो करती है इलास्टिक लिमिट के अंदर। हुक्स लॉ तो ए मतलब हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में देखा था कि प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट ए तक होती है, और अगला पॉइंट बी आता है, वहां तक क्या होती है? हुक्स लॉ फॉलो करती है, मतलब विद इन इलास्टिक लिमिट, एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर। ऐसा नहीं कि वो एकदम ज्यादा ही उसमें हम लोड लगा दिए। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? एक ही चीज का दो नाम है। वो क्या होता है? रेशियो होता है किसका? स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन का। वही चीज नीचे क्या लिखा है? एक्सप्रेशन में लिखा है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे डिनोट करते हैं? इसको ई से भी डिनोट करते हैं और वाई से भी डिनोट करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ही हमारा दूसरा नाम क्या होता है? यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं। ई मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वाई मतलब यंग्स मॉडुलस। दोनों चीज क्या है? सेम चीज ही याद रखेगा। ठीक है, ये क्या होता है? रेशियो होता है किसका? स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस को हम कैसे डिनोट करते हैं? सिग्मा से, और स्ट्रेन को हम किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन से। ठीक है, किसी को डाउट हो रहा है तो वो वापस रिवाइज भी कर सकता है कि कैसे आता है। हुक्स लॉ हमारी क्या होती है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं? एक ठोक ई लगाते हैं। ई, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? वाई बोल सकते हैं। इनटू इसके साथ क्या होता है? स्ट्रेन। ठीक है, तो यही क्या होता है? हुक्स लॉ से आता है, और ई को ही हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस। दोनों सेम ही नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमें समझ में आया क्या कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। ठीक है, जिसको हम डिनोट करेंगे ई और वाई, और ये क्या होता है? रेशियो होता है स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन का। अब वो कैसी कैसी कंडीशन में स्ट्रेस स्ट्रेन चेंज हो रही है, शियर है, कैसी स्ट्रेस है, वॉल्यूमेट्रिक है, उस हिसाब से क्या होगा? ये चीज चेंज होगी कि बल्क मॉडुलस है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। ठीक है, देखते हैं आगे। तो ये क्या हुआ? हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हुआ। इसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं, क्योंकि हमने देखा है हुक्स लॉ में कि एक कांस्टेंट हम ई तो यूज करते ही हैं। ये क्या होता है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है, मतलब ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली बात है, मटेरियल में हम जितना स्ट्रेस देंगे उतना उसमें क्या होगा? स्ट्रेन आते जाएगा। बट हर मटेरियल एक दूसरे से अलग कैसे होगा? कोई स्टील अलग होगा, एल्यूमिनियम अलग होगा, सबका ई अलग होगा। तो वही कितना इलास्टिक है वो यही बताता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अब यदि इसकी एसआई यूनिट्स की बात करें हम कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है? हमारा फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन तो यूनिटलेस होता है, स्ट्रेन की तो कोई यूनिट नहीं होती। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट कैसी होगी? जैसी यूनिट स्ट्रेस की है वैसी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। वही मैं बोला, ये क्या होता है? ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी, मतलब ये सब क्या होता है? बॉडीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यूनिट हमें समझ में आई। ठीक है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? पास्कल भी बोलते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक है, अब इधर डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। सेम यही डायमेंशन फॉर्मूला किसका है? स्ट्रेस का है। स्ट्रेस का भी ऐसे ही रहता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? सेम इसी को हमने सॉल्व करके लिखना है। F इजिकल टू ए में F इजिकल टू क्या हो जाएगा? एम ए। हम इसको आसानी से सॉल्व कर भी सकते हैं, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया भी है कि ये डायमेंशन कैसे निकलता है। एम ए बाई, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो मास को हम क्या लिख देंगे? एम लिख देंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करके प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, जब हम स्ट्रेस की बात किए थे कि ये डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकलता है। एकदम सिंपल है, आपको एम एफ इजिकल टू एम ए और नीचे एरिया का मीटर स्क्वायर रखना है। यहां पे आप पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। एम क्या होता है? हमारा केजी। ठीक है, और केजी को भी हम क्या लिखते हैं? एम करके लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर मतलब लेंथ, और पर सेकंड स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर। ठीक है, और एक क्या है? यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे एक एल स्क्वायर हो गई। ये एल और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टी। तो देखिए सिंपल आ गया। एम, ये एल ऊपर चले जाएगा
और टी भी ऊपर चले जाएगा, तो टी की पावर -2। ये सिंपली सॉल्व होता है, हम इसको कर चुके हैं और आप इसको करके देख भी सकते हैं, वही आएगा। ठीक है, तो और नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि ये किस पे डिपेंड करता है, बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी मटेरियल रहता है उसकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हर मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, सब मटेरियल का ई क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डायमेंशन। मतलब ये क्या होता है कि बॉडी के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, मतलब बॉडी की लेंथ क्या है, उसका शेप क्या है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता, ये बॉडी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डायमेंशन। इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट नहीं है, लेंथ कैसी भी हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज नहीं होगा किसी भी बॉडी का। मतलब लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एसेट्रा, कोई भी उसके डायमेंशन शेप पे डिपेंड नहीं करता, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला इज सेम एज स्ट्रेस और प्रेशर। ऑब्वियस ही बात है, स्ट्रेस और प्रेशर जैसा ही होगा, क्योंकि ई का क्या हो रहा है, जो स्ट्रेस की यूनिट है वही ई की यूनिट है, क्योंकि स्ट्रेन की तो कोई यूनिट नहीं होती है। और स्ट्रेस भी क्या होता है हमारा, स्ट्रेस भी जो होती है वो भी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, और यही क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया ही हमारा प्रेशर भी होता है। तो क्या होगी, जो स्ट्रेस की यूनिट है वही प्रेशर की भी यूनिट होगी, ऑब्वियस ही बात है। तो इसलिए बोल रहा है डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम रहता है जैसा स्ट्रेस का रहेगा और प्रेशर का। और क्या है, यही डायमेंशन फॉर्मूला। यही डायमेंशन फॉर्मूला स्ट्रेस के लिए भी यूज होता है, यही डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर के लिए भी यूज होता है, क्योंकि क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया ही होता है स्ट्रेस और प्रेशर। ठीक है, तो ये क्या था हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब क्या होगा, जैसे ई और वाई यहां पे बोल रहे, तो जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने देखा, अब क्या होगा, इसी में किस कंडीशन की मैं स्ट्रेस रखता हूं। जैसे मान के चलिए ई और वाई, इसको हम दोनों बोलते हैं। ठीक है, अब यदि यहां पे जो स्ट्रेस है वो मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन रख देता हूं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस रख देता हूं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन रख देता हूं, तो उसको हम पूरा वाई बोल पाएंगे, यंग्स मॉडुलस बोल पाएंगे उसको पूरा। ठीक है, तो याद रखिएगा ई और वाई क्या होता है, सेम होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब जब हम यंग्स मॉडुलस लेंगे तो कुछ नहीं, बस ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की जैसी जैसी कंडीशन चेंज होती जाएगी, 3 प्रकार की स्ट्रेस पढ़ी है हमने, 3 प्रकार की स्ट्रेन पढ़ी है, जैसा जैसा कंडीशन रखेंगे वैसे वैसे क्या होगा, यहां पे नोटेशन चेंज होता जाएगा, वाई, बी और के। ठीक है, देखते हैं आगे। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें समझ में आया, सिंपल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो होता है, क्योंकि जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, या वही रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे। क्या क्या होते हैं, सबसे पहला क्या होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकंड क्या होता है हमारा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और थर्ड क्या होता है हमारा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या हम इसको क्या बोलते हैं, शियर मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, तीनों को हम अलग अलग तरीके से डिनोट करते हैं, वाई, ठीक है, और बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसको हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिनोट किसी से भी कर सकते हैं, बल्क मॉडुलस को हम किससे, के से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिनोट तो आप किसी से भी कर सकते हैं उसको, बट आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्या है। और सब क्या होंगे, रेशियो होंगे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का, बस उसमें कैसी कंडीशन की हम स्ट्रेस रख रहे हैं, कैसी कंडीशन की हम स्ट्रेन रख रहे हैं, उस हिसाब से चीजें चेंज होंगी। ठीक है, तो क्या होता है, याद रखिएगा 3 प्रकार की क्या होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, शियर मॉडुलस बोलते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल के लिए रहेगा, एक वॉल्यूमेट्रिक के लिए रहेगा, और एक क्या रहेगा, शियर के लिए रहेगा। तीनों के लिए अपना अपना क्या है, एक एक यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। तो फर्स्ट आता है हमारा, फर्स्ट आएगा हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर एक पर्टिकुलर लिमिट में, इलास्टिक लिमिट मतलब जहां से मैं अपना लोड हटा रहा हूं वो अपना शेप क्या कर रहा है, रिगेन कर ले रहा है, मतलब परमानेंटली डिफॉर्म नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं लोड हटाया अपना शेप वो क्या किया, रिगेन कर लिया,
परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है। इलास्टिक लिमिट का मतलब यही होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, जो फोर्स लग रही होगी वो क्या लग रही होगी, लेंथ के अलोंग लग रही होगी। इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ के अलोंग स्ट्रेस लग रही होगी। ये चीज हमने अच्छे से पढ़ी है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को ही हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में कैसी कैसी आती है, टेंसाइल स्ट्रेस भी आती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस भी आती है। मतलब किसी भी बॉडी की जो लंबाई है उसके अलोंग जो फोर्स लग रही है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। तो विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर, इलास्टिक लिमिट मतलब जब मैं फोर्स हटाया तो वो अपना शेप क्या कर लिया, रीगेन कर लिया। विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू दी longitudinal strain is called Young's modulus of the material of the wire। ठीक है, वायर वाला मटेरियल है यहाँ पे। ठीक है, और यदि हम नोटेशन की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा टी या सिग्मा सी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के ही दो पार्ट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस को ही हम क्या बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो आपको देखना है एकदम अच्छे से, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहां भी तो आपको बता ही रहा हूं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ही क्या होगी, टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस, और नॉर्मल स्ट्रेस भी इसी को बोलते हैं हम। टू दी किसका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब ये अब मैं लेंथ के अलोंग उसमें स्ट्रेस लगा रहा हूं तो स्ट्रेन भी उसके लेंथ के अलोंग ही आएगा। मतलब जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी की ये लेंथ है और यहीं पे मैं ऐसे स्ट्रेस लगा रहा हूं, कंप्रेसिव हो या टेंसाइल हो, तो जो शेप में फर्क आएगा वो उसके लेंथ में ही आएगा। या तो ये लंबा हो जाएगा या तो ये छोटा हो जाएगा। तो स्ट्रेन कहां आएगी, लॉन्गिट्यूडनल ही आएगी। ठीक है, तो विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। तो यंग्स मॉडुलस कैसे निकालते होंगे हम, यंग्स मॉडुलस y, इसी को हम E भी बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, Y और E लगभग सेम होता है, बाकी G और K, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस को हम E नहीं लिख सकते, मगर Y को यहां पे हम E लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, उसी को देखिए आगे क्या होगा, इसका मतलब Y क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ही क्या होती है, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है हमारी, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा T से और सिग्मा सी से। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इसको हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम एकदम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि क्या होता है प्रीवियस वीडियो में। तो और नीचे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, रेशियो किसके साथ होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन एल से। तो ये क्या होता है, हमारा यंग्स मॉडुलस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यंग्स मॉडुलस क्या है, किसी भी बॉडी के लेंथ के अलोंग का उसका मॉडुलस है। ये क्या है, जिस बॉडी को ले रहे हैं उस बॉडी की प्रॉपर्टी होगी, उसके किसी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करेगी, याद रखिएगा। ठीक है, हर बॉडी का अलग होगा, स्टील का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, यदि उसके हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगा रहे हैं उसमें। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा यंग्स मॉडुलस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ही क्या होती है हमारी, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस ही होती है, जिसको सिग्मा टी और सिग्मा सी से डिनोट करते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन एल। एप्सिलॉन का मतलब है स्ट्रेन और एल का मतलब है क्या, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें क्या समझ में आया कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं। अब हम और थोड़ा कंसीडर करते हैं और डायग्राम में देखते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए वायर ऑफ रेडियस आर। एक वायर कंसीडर कर रहे हैं जिसका क्या है, रेडियस है आर और उसकी लेंथ क्या है एल। ठीक है, लेट ए फोर्स, मतलब मान लेते हैं एक फोर्स एफ क्या लग रही है, विल बी फोर्स एफ बी अप्लाइड ऑन वायर अलोंग इट्स लेंथ। ठीक है, देख लीजिए ये वायर है एक तो सर्कुलर सेक्शन का और उसमें हमें क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली लग रही है, मतलब उसके लेंथ के अलोंग लग रही है। देखिए ये उसकी लेंथ है और फोर्स ऐसे लग रही है, मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। बी अप्लाइड ऑन वायर अलोंग इट्स लेंथ, i.e. नॉर्मल टू दी सरफेस ऑफ दी वायर। वायर के सरफेस के नॉर्मल, वायर का सरफेस क्या है, ये देखिए ये जो ग्रीन वाला हैच एरिया है ये क्या है, वायर का सरफेस है। मतलब जैसे मान के चलो ये वायर है तो मैं ये सरफेस लूंगा वायर का, ये जो एरिया है उसका। ठीक है, और इसी के अलोंग ये वाला जो एरिया है इसी के अलोंग क्या लग रही है, हमारी फोर्स लग रही है नॉर्मल। अब नॉर्मल का मतलब ये है कि इस लेंथ से क्या लग रही है, 90 डिग्री लग रही है। मतलब यहां से मैं एक लाइन ले लूं तो ये क्या होगा, एक प्रकार की 90 डिग्री लग रही है, इसलिए वो नॉर्मल बोल रहा है। नॉर्मल का मतलब ही 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो कंडीशन समझ में आई, एक वायर है ऊपर से फिक्स करके रखे हैं। ऊपर से फिक्स करके क्यों रखे हैं, क्योंकि स्ट्रेस इक्वल और दो अपोजिट फोर्सेस होती है। तो या तो आप दोनों तरफ से उसमें फोर्स लगाए, मतलब यहां से भी एक ऐसी फोर्स लगा दे, या उसको किसी एक जगह से ऐसे क्या कर दे, फिक्स कर दे और यहां से खींचे। तो जब इसको मैं खींचूंगा तो ये जो फिक्स पोर्शन है ये भी क्या करेगा, रिएक्शन लगाएगा वैसा ही।
ठीक है, अब उसकी लेंथ, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या होगा। अब ये रॉ इसको समझते हैं, ऊपर से फिक्स कर दिए, मतलब जैसी भी फोर्स यहां पे लगाऊंगा, यदि मैं दबाऊंगा तो यहां से एक मेरे को रिएक्शन मिलेगा, यदि मैं खींचूंगा तो भी मेरे को फिक्स जगह से क्या मिलेगा, एक रिएक्शन मिलेगा। ये उसकी लेंथ है। अब मैं इसके ये जो ग्रीन वाले सरफेस में क्या किया, एक फोर्स लगाया F, तो इसकी जो लेंथ थी पहले L थी, अब वो क्या हुई, जब मैं खींच रहा हूं उसको तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, तो वो क्या हो गई, डेल L हो गई। मतलब टोटल लेंथ क्या हो जाएगी रॉड की, L प्लस डेल L। ठीक है, ये जो एरिया है यही क्या है, एरिया कैसे निकालते हैं, ये एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर या पाई/4 डी स्क्वायर। सर्कुलर वायर है तो उसका एरिया क्या होता है, यही होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यंग्स मॉडुलस क्या होगा। तो यंग्स मॉडुलस क्या था हमारा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कंडीशन भी क्या है, पूरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की है, स्ट्रेस भी कौन सी लग रही है, टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है। ठीक है, और स्ट्रेस क्या होती है हमारी, फोर्स अपॉन एरिया, बिल्कुल। और स्ट्रेन क्या होता है हमारा, डेल L बाई L होता है, बिल्कुल। स्ट्रेस क्या होती है हमारी, फोर्स अपॉन एरिया, एकदम सिंपल से पढ़ चुके हैं, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बाय एरिया, और विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट में जो बाहर की अप्लाइड फोर्स होती है वही इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स हो जाती है। और स्ट्रेन क्या होती है हमारी, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। यही चीज हम पढ़ते आए हैं अभी तक प्रीवियस वीडियो में, तो यही दोनों का वैल्यू क्या किया, हम यहां पे पुट कर दिए। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या आया हमारा एक्सप्रेशन आया। अब देखते हैं नाउ F इजिकल टू एम जी। यहां पे क्या बोल रहा है, जो ये फोर्स है ना वो क्या बोल रहा है, mg के बराबर बोल रहा है। ऐसा क्यों, हम देखें कि वेट, हम देखते हैं कि वेट इजिकल टू W इजिकल टू क्या होता है, mg होता है। ये क्या है, बॉडी, W इजिकल टू मास इंटू जी क्या है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यदि मैं इसके यूनिट की बात करूं कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी, अब वेट की यूनिट देखोगे ना तो वेट की यूनिट क्या आती है, न्यूटन आती है। इसका मतलब क्या है, वेट भी एक प्रकार का फोर्स ही है। ठीक है, और यहां पे जो ये F फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम इस रॉड में कोई भारी चीज लटका दे रहे हैं। ठीक है, तो वो भारी चीज के वजन के कारण क्या लग रही है, फोर्स लग रही है इस रॉड में। तो ऑब्वियस ही बात है, हम F इजिकल टू mg क्यों नहीं बोल सकते, मतलब यहां पे हम एक वेट लगाए, इसलिए क्या बोल रहा है वो, F इजिकल टू mg बोल रहा है, क्योंकि फोर्स भी क्या है, एक प्रकार का वेट ही है, और वेट की भी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, फोर्स की भी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, तो F इजिकल टू क्या है हमारा, mg है यहां पे। नाउ F इजिकल टू हम क्या मान रहे हैं, mg मान रहे हैं। ठीक है, इफ एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड बाय द लोड ऑफ मास m, देखिए ब्रैकेट में बता भी दिया कि जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, बाय ए लोड ऑफ मास m के कारण हो रहा है। मतलब कोई हम यहां पे जरूर एक लोड लगाए होंगे, ऐसे यहां पे एक ठोक यहां पे ऐसे हम एक लोड लगा दिए होंगे, मतलब एक भारी चीज को लटका दिए होंगे। उसी भारी चीज के कारण क्या हो रहा है, इस रॉड में एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है, एंड एरिया क्या होगा हमारा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्या है, सर्कुलर वायर, ऑब्वियस ही बात है। रेडियस के टर्म में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अभी हम न्यूमेरिकल्स बनाए थे उसमें भी सर्कुलर वायर का यही एरिया रख रहे थे, और डायमीटर के टर्म्स में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई/4 डी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे F की और बाकी चीजों की। तो Y क्या है हमारा, यंग्स मॉडुलस, क्या होता है वो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है। स्ट्रेस क्या होती है हमारी, अब क्या किए हम, ये जो है इसी को हम क्या किए, अच्छे से लिख दिए। कैसे, यदि मैं इसको और लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, F, और ये क्या है, एरिया तो नीचे में है उसके। ठीक है, और यहां पे क्या है, डेल L है। ठीक है, इंटू क्या, डेल L। अब ये डेल L के भी नीचे L है, तो इसका मतलब ये L क्या होता है, ऊपर चले जाता है। ऐसे चीजें हैं तो ये L क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब ये L कहां आ जाएगा, F के पास आ जाएगा। तो वही चीज लिखी है, F इंटू L और डेल L इंटू ए, डेल L इंटू ए, वही चीज यहां पे लिखी है, F इंटू L डेल L इंटू ए। ठीक है, अब यहां पे क्या कर रहे हैं, हम F की वैल्यू डाल देते हैं, किसी वेट के कारण हो रहा है, तो F की वैल्यू क्या आ गई, mg। ठीक है, L वैसे ही रखा हुआ है, और डेल L को भी हम वैसे ही रख दिए, और एरिया की क्या किया, हम वैल्यू डाल दी। तो एरिया क्या आ गया हमारा, पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है कैसे इक्वेशन बनी, F की वैल्यू डाल दी और एरिया की वैल्यू डाल दी, कुछ नहीं, सबको बस हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करके लिखें। ठीक है, तो अभी तक हमको पूरा चीज समझ में आया। ठीक है, और एक्सप्रेशन क्या आया हमारे यंग्स मॉडुलस का, y इजिकल टू mgl बाई डेल L इंटू पाई आर स्क्वायर। एकदम सिंपल है ये, मतलब आपको कोई भी कभी भी बोले तो आप आसानी से ये एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद ये एक्सप्रेशन तो हमें याद हो गया है। ठीक है, अब हम इस एक्सप्रेशन से यहां पे एक चीज देखते हैं,
क्या बोल रहा है, इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर, यदि जो लेंथ है वो क्या हो जाती है हमारी 1 मीटर हो जाती है, ठीक है, मतलब ये जो लेंथ है, ये लेंथ की वैल्यू क्या हो जाती है 1 मीटर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एरिया जो है वायर का वो क्या हो जाता है 1 मीटर स्क्वायर हो जाता है, मतलब वो जो वायर है उसका जो एरिया है, मतलब ये जो पूरी वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या आएगी, मीटर स्क्वायर आएगी एरिया की, तो ये क्या हो जाता है 1 मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और डेल एल, मतलब जितना भी रॉड में डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब ये जो डेल एल आ रहा है जितना भी, ये भी क्या हो जाता है 1 हो जाता है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि यदि उसका एरिया लेंथ होगी 1 मीटर और 1 मीटर यदि उसकी लेंथ है, मान के चलिए ये जो पेन है इसी की लेंथ है 1 मीटर, एज्यूम कर लेते हैं, और इसको मैं खींचा नीचे लोड लगा के, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन हो रहा है जस्ट इसका दुगना हो रहा है, इसका मतलब जितना बड़ा ये पेन है उतना ही बड़ा यहाँ पे क्या हो जा रही है, एक और लेंथ लग जा रही है, मतलब ये इतना बड़ा हो गया अब ना, एग्जैक्टली 1 मीटर, डेल एल की भी वैल्यू 1 मीटर का मतलब क्या है, वही जितना बड़ा रॉड है उतना ही डबल खींच जा रहा है वो अपनी लेंथ का, मतलब उसकी लेंथ क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है। तो सबकी वैल्यू 1 हो गई, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, सिंपल ऑब्वियस बात है। ये क्या है पूरा, ये तो पूरी फोर्स की वैल्यू है, यही f की तो वैल्यू डाले, तो यदि सब चीज 1 हो गई तो ऑब्वियस ही बात है y इक्वल टू क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। तो ये चीज ना पूछता है कि कब यंग्स मॉडुलस जितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना उसी के बराबर हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, कब यंग्स मॉडुलस जितनी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसके बराबर हो जाएगा, कब, जब रॉड की क्या हो, लेंथ हो 1 मीटर, उसका जो एक्सटेंशन है वो भी 1 मीटर हो, ठीक है, मतलब रॉड की लेंथ दुगनी हो जा रही हो, फाइनल कंडीशन, और एरिया भी क्या हो, रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, मतलब ऐसे हम काट दिए उसके बाद देख रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तब यंग्स मॉडुलस किसके बराबर हो जाता है, जितनी हम उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वही चीज अब बताएगा पॉइंट्स, ठीक है। समझ में आया हमको कि कैसे y इक्वल टू एफ हो जा रहा है, कंडीशन है, हम एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है ना, कभी हम ऐसा 1 मीटर का रॉड ले सकते हैं जिसमें हम पर्टिकुलर ऐसा फोर्स लगाएं कि वो रॉड का एक्सटेंशन क्या हो जाए, उसकी जितनी लेंथ है उतना ही उसमें एक्सटेंशन हो जाए, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू दी फोर्स रिक्वायर्ड, इज इक्वल टू दी force required to extend a wire of unit length मतलब 1 मीटर and unit area मतलब 1 मीटर स्क्वायर of क्रॉस सेक्शन बाई यूनिट अमाउंट, मतलब जो चीज अभी हमने यहां पे एज्यूम किया उसी को हम क्या लिख रहे हैं, यहां पे वर्ड्स में लिख रहे हैं, मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, इक्वल होता है फोर्स रिक्वायर्ड के, मतलब y इक्वल टू एफ, कब होगा, टू एक्सटेंड ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ को हम वायर को क्या किए, एक्सटेंड किए, एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाई यूनिट अमाउंट, तो ये क्या होगा, एक प्रकार का हमने जब ऐसी कंडीशन एज्यूम करी तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस, अब ये वाला, द एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू, एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू दी डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब फर्स्ट क्या बोला, जो भी एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन का मतलब क्या होगा, डेल एल, और क्या बोल रहा है, इज प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मिंग फोर्स, डेल एल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ के, बिल्कुल हम ये चीज जानते हैं, हुक्स लॉ तो यही बोलती है, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, होता ही है हुक्स लॉ, सबसे पहली वाली हुक्स लॉ तो यही थी ना, फिर बाद में पता चला कि इसको हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, कंप्रेशन, बेंडिंग, ट्विस्टिंग में, तो वो क्या बन गई, स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या यहां पे इस लाइन में क्या बोला, एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मिंग फोर्स, एंड अगला क्या बोल रहा है, एंड लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एक्सटेंशन क्या बोल रहा है, वो प्रोपोर्शनल है किसके, डिफॉर्मिंग फोर्स के, एंड लेंथ ऑफ रॉड के, ग्रेटर द फोर्स लार्जर द डिफॉर्मेशन एंड लॉन्गर द रॉड, मतलब जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ही, ऑब्वियस बात है, जितना ज्यादा मैं खींचूंगा उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा, एंड लॉन्गर द रॉड, उतना ही लंबा क्या होगा, रॉड होगा, लार्जर द एक्सटेंशन, ठीक है। मतलब पहले क्या बोला, ये यहां से फुल स्टॉप के बाद, ग्रेटर द फोर्स, जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा, ऑब्वियसली बात है, जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना क्या होगा, रॉड लंबा होगा, एंड लॉन्गर द रोड लार्जर द एक्सटेंशन, सिंपल सी बात है, रॉड जितना लंबा होगा उतना ज्यादा ही उसमें क्या आएगा, एक्सटेंशन आएगा, ठीक है।
तो वही बोला, एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मिंग फोर्स एंड लेंथ ऑफ द रॉड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के। अब ये जो पहली लाइन बोला, इसको हम कैसे देख सकते हैं? ऊपर वाली चीज से। मतलब क्या बोल रहा है? एक्सटेंशन जो है वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, और क्या होगा? लेंथ ऑफ रॉड के। क्योंकि ऊपर वाला जो हमारा एक्सप्रेशन था वो क्या था? ऐसी था, आप देख सकते हैं। ये देखिए, एक्सटेंशन जितना भी हो रहा है यहाँ पे हमारा डेल एल, वो भी क्या है? लेंथ के प्रोपोर्शनल है। मतलब लेंथ भी क्या है? ऊपर में भी है और फोर्स भी है हमारी, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया? लार्जर द डिफॉर्मेशन, लॉन्गर द रॉड, जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा उतना रॉड लॉन्गर होगा, और लार्जर द एक्सटेंशन, एंड लॉन्गर द रॉड लार्जर द एक्सटेंशन, जितना ज्यादा रॉड लॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? उसमें एक्सटेंशन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि कैसा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं जिससे हम क्या करते हैं? यंग्स मॉडुलस को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर। ठीक है, कैसे हम एक्सपेरिमेंट करके किसी भी वायर का क्या निकालते हैं? यंग्स मॉडुलस निकालते हैं, ये वो बता रहा है, ठीक है। देखते हैं, तो जो वो एक्सपेरिमेंट होता है वो कैसा होता है उस बारे में देखते हैं हम। डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस को हम कैलकुलेट करेंगे ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, ठीक है। किसी भी वायर मटेरियल का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन डिटेल्स कि क्या क्या कंस्ट्रक्शन उसमें रहता है। तो क्या यूज करते हैं हम? टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स। आप देख सकते हैं दो प्रकार के वायर मैंने लिए, दोनों का मैंने कलर चेंज किया ताकि वो अच्छे से समझ में आए। एक क्या है? रेफरेंस वायर, येलो वाला, और दूसरा क्या है? रेड वाला। क्या है? एक्सपेरिमेंटल वायर है। ये तो नॉर्मल रहेगा। ये जो रेड वाला वायर है इसी पे हम टेस्ट कर रहे हैं कि इसकी यंग्स मॉडुलस कितनी है। रेफरेंस वायर तो सेम रहेगा। एक्सपेरिमेंटल वायर में क्या कर रहे हैं? हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दोनों सेम होंगे। तो इसलिए बोला टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सेम लेंथ, मतलब दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिए हम, दोनों की लेंथ क्या है? सेम है, एंड इक्वल रेडियस। इसका मतलब क्या है? ये दोनों की लंबाई भी सेम होगी, ठीक है, दोनों की लंबाई सेम होगी, और जो रॉड का रेडियस है, मतलब जो उसकी रेडियस है वो भी क्या है? सेम होगा। वही क्या बोल रहा है? एल ए इक्वल टू एल बी, दोनों की लेंथ बराबर है, और आर ए इक्वल टू आर बी, ठीक है। ये वाला क्या है हमारा? एक होगा ए और दूसरा क्या है हमारा? वायर है बी, ठीक है। वायर ए कौन सा है हमारा? ये वाला क्या है? वायर ए, और ये वाला क्या है हमारा? वायर बी, ठीक है। तो वही चीज वहां पे मैंने उसी कलर के साथ लिखी है। वायर ए क्या है हमारा? रिफरेंस वायर, जो चीज वहां डायग्राम में लिखी है, ठीक है। कैरीज मेन एमएम स्केल, मतलब मेन स्केल किसमें है? रेफरेंस वायर में है। ये कंस्ट्रक्शन डिटेल आपके लिए लिखना जरूरी है, क्योंकि जब भी आपको एग्जाम में इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछेगा तो आपको उसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल लिखनी पड़ेगी। फिर आप क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन बताएंगे। पहले आप ये बताएंगे कि वो एक्सपेरिमेंट कैसे बना है, फिर उसके बाद जब उसके बारे में आपने पूरा बता दिया कि उसमें क्या क्या सामान लगा हुआ है, फिर आप बताएंगे कि उसमें ऑब्जर्वेशन हम कैसे निकाल रहे हैं। तो वायर ए क्या है हमारा? रेफरेंस वायर है, जो क्या कैरी करता है? मेन स्केल कैरी करता है विथ हैवी फिक्स लोड। ये जो देखिए यहाँ पे जो ये फिक्स वेट लगा हुआ है, ये किसमें लगा हुआ है? फिक्स्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये किसमें लगेगा? रेफरेंस वायर में। उसी में क्या लगेगा? मेन स्केल रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा? फिक्स्ड वेट। ये देखिए जो व्हाइट वाला क्या है? पूरा मेन स्केल है। इसी में क्या होगा? ये जो वर्नियर स्केल है ये क्या करेगा? ऐसे मूव करेगा, जिसको मैंने पूरा ग्रीन से बनाया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया कि वायर ए क्या है हमारा? रेफरेंस वायर है, और उसी में क्या लगा हुआ है हमारा? मेन स्केल लगा हुआ है। वायर बी के बारे में बात करते हैं। वायर बी क्या है हमारा? एक्सपेरिमेंटल वायर है, मतलब इसी वायर पे हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और इसी का यंग्स मॉडुलस निकालेंगे हम। तो एक्सपेरिमेंटल वायर कैरीज ए वर्नियर स्केल। एक्सपेरिमेंटल वायर क्या कनेक्ट करके रखा है? ग्रीन रंग का, उसमें क्या है? वर्नियर स्केल है। वही क्या बताएगा? इस मेन स्केल में ऐसे ऊपर नीचे मूव करके डिफ्लेक्शन बताएगा कि कितना वायर क्या हो रहा है? एक्सटेंड हो रहा है। कैरीज ए वर्नियर स्केल एट इट्स बॉटम, मतलब उसके बॉटम में, इस वायर के बॉटम में, ठीक है। इन विच नोन वेट्स कैन बी प्लेस्ड, मतलब हम क्या करते हैं यहां पे ना, ये देखिए जो स्लॉट है ना पूरा, ठीक है, स्लॉटेड वेट है। इसका मतलब देखिए यहां पे क्या है? फिक्स्ड वेट लगा हुआ है। यहां पे क्या है? देखिए अलग अलग
स्टेप्स बने हुए हैं। इसका मतलब क्या है, ये तो फिक्स रहेगा, इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग वेट डालते जाएंगे। 1 किलो डाले, 2 किलो डाले, 3 किलो डाले, 4 किलो डाले, मतलब मास डाल रहे हैं, वेट वो प्रोड्यूस करेगा अपना जी के साथ। तो उससे क्या होगा, धीरे 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 वायर क्या होगा, एक्सटेंशन आएगा वायर में, और उसी एक्सटेंशन को हम क्या करेंगे, फोर्स के साथ रिकॉर्ड करते जाएंगे कि इतना वेट डाले तो कितना एक्सटेंशन आया, इतना वेट डाले तो कितना एक्सटेंशन आया। यही क्या है, हमारा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है। और ये वर्नियर स्केल की रीडिंग हम मेन स्केल में क्या करते जाएंगे, रीड करते जाएंगे। तो अभी हमें कंस्ट्रक्शन समझ में आया, 2 वायर रहते हैं, रेफरेंस एक्सपेरिमेंटल वायर। रेफरेंस वायर में मेन स्केल रहता है, एक्सपेरिमेंटल वायर में वर्नियर स्केल लगे रहता है। मेन स्केल में फिक्स्ड वेट रहता है जो फिक्स रहेगा, वर्नियर स्केल में क्या रहता है, स्लॉटेड वेट रहता है, मतलब हम धीरे 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 वेट बढ़ाते रहते हैं। आप ये क्या थी पूरी कंस्ट्रक्शन डिटेल। और जो ये दोनों वायर हैं, ये दोनों वायर की क्या होगी, लेंथ भी सेम होगी और दोनों वायर का रेडियस भी सेम होगा। इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया भी दोनों के सेम होंगे। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी कंस्ट्रक्शन डिटेल। अब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन कि मतलब क्या ऑब्जर्व करेंगे हम कब, जब उस दूसरे वाला जो यहां पे जो ये जो स्लॉटेड वेट है, इसमें जब हम वेट डालते जाएंगे धीरे धीरे करके, है ना, ये तो फिक्स रहेगा। वर्नियर स्केल क्या होगा, नीचे आते जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे हम इसमें वेट डालते जाएंगे, मतलब ये वायर में क्या आती जाएगी, टेंशन आती जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आने लग जाएगी। तो उनसे हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी वो देखते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि हम इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द लोड अप्लाइड, मतलब जो भी लोड हम अप्लाइड कर रहे हैं, देखिए यहां पे क्या है, लोड अप्लाइड एंड एक्सटेंशन प्रोड्यूस, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, जितना हम लोड अप्लाई कर रहे हैं और जितना क्या हो रहा है, हमारा एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है, फुल स्टॉप। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। क्या बोल रहा है वो, जो ऑब्जर्वेशन आई है वो क्या है, हमारी स्ट्रेट लाइन है एक, और वो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। ये होता है हमारा ओरिजिन, यहां से क्या हो रही है, वो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है। मतलब पहले मैंने लोड रखा 1 kg का, तो इतना एक्सटेंशन आया, फिर मैंने लोड रखा तो इतना एक्सटेंशन आया, फिर मैंने लोड रखा तो इतना एक्सटेंशन आया। ऐसे करते करते क्या है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमको एकदम। ये हमारी क्या है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लेट m बी द मास, जो m होगा वही मास होगा, दैट प्रोड्यूस एन एलोंगेशन डेल एल इन दी वायर। मतलब ऑब्वियस ही बात है, जो ऊपर स्लॉटेड वेट था उसमें हमने क्या रखा, m मास रखा है, और वही क्या प्रोड्यूस कर रहा है, जो m मास है वही क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एलोंगेशन प्रोड्यूस कर रहा है डेल एल का, किसमें, वायर में। ठीक है, यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, एक m मास रखें, और वही क्या कर रहा है, इस एक्सपेरिमेंटल वायर में क्या, एक डेल एल एलोंगेशन क्या किया, प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो वही बोल रहा है इन दी वायर। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द स्लोप ऑफ द लोड एक्सटेंशन लाइन, मतलब ये क्या है, ये वाली जो लाइन होगी इसको हम क्या बोलेंगे, लोड एक्सटेंशन लाइन। और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, मतलब जो ये थीटा एंगल होगा यही क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होगा। वो कैसे हम निकाल सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा, टेन थीटा। थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, थीटा मतलब P बाई बी। तो परपेंडिकुलर क्या है उसका, परपेंडिकुलर है उसका डेल एल, सामने वाला हिस्सा, और जिसमें वो ट्रायंगल बैठा रहता है वो क्या होता है, उसका बेस होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल एल बाई एम जी आ जाएगी। बिल्कुल, ये देखिए, ये टेन, ये इसका परपेंडिकुलर और ये इसका बेस, तो डेल एल बाई एम जी, टेन थीटा हमने यहां से ऐसे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या किया, उसका स्लोप निकाला। जो लोड एक्सटेंशन लाइन है, देखिए जो लोड एक्सटेंशन लाइन है, इसका हमने क्या निकाला है, द स्लोप निकाला है। ठीक है, और वो क्या है, टेन थीटा इक्वल टू डेल एल बाई एम जी। ये एम जी क्या है, लोड, और ये एम जी लोड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एम जी इक्वल टू क्या होता है, एफ होता है, यही होता है, एफ होता है, डब्ल्यू होता है, यही किसमें आता है, न्यूटन में आता है। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ स्लोप निकाला। आगे बढ़ते हैं, अब हम पूरी चीजों को देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम स्ट्रेस की बात करेंगे कि क्या स्ट्रेस आ रही है, तो कैसी स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही होगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही होगी, बिल्कुल, क्योंकि उसके लेंथ के अलोंग वेट लगा हुआ है उसमें। और स्ट्रेस को हम कैसे निकालते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होगा हमारा, एम इंटू जी, और वायर क्या है, सर्कुलर वायर है, तो वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल, ये चीज समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, अब जब उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लग रही है तो स्ट्रेन भी कैसी जनरेट होगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जनरेट होगी। मतलब क्या, एप्सिलॉन एल से डिनोट करते हैं इसको हम, और स्ट्रेन क्या होती है, डेल एल बाई एल।
चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या निकल गया, स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू। अब यंग्स मॉडुलस देखते हैं हम वायर का। यंग्स मॉडुलस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वायर। एक्सपेरिमेंटल वायर कौन से कलर का वायर था, रेड रंग का वायर था, ठीक है। तो वो क्या होगा, y इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू डाल दिया हम mg बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू अब ये क्या होगा, इसके नीचे में आएगा क्या, डेल एल बाई एल क्या आएगा, नीचे में आएगा, तो इसको हमें उल्टा करके लिखना पड़ेगा। तो एल क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, एल ऊपर आ गया, नीचे डेल एल, ठीक है, क्योंकि ये इसके नीचे था, ऊपर करने के लिए एल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एल है इसको हम इधर रख लेंगे, है ना, और mg को उधर ले लेते। एल को इधर रख लिए तो क्या आ गया, एल और नीचे पाई आर स्क्वायर था, ठीक है, ये देखिए एल बाई पाई आर स्क्वायर। अब जब हम एल को रख लिए हैं, इसको रख लिए, तो बचा क्या, mg बचा और डेल एल बचा। तो इधर तरफ क्या आएगा, जब हम ये चीज को मैं यहां आपको लिख के दिखा रहा हूं, देखिए एल और नीचे क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ये एल और इन लोग दोनों को हम साथ में रख लिए, इनटू में है, कैसे भी लिख सकते हैं। और mg के नीचे हम क्या कर रहे हैं, mg के नीचे हम क्या लिख दे रहे हैं, डेल एल लिख दे रहे हैं, ठीक है। यही क्या होता है बताओ, स्लोप होता है। अभी हम देखें कि लोड एक्सटेंशन लाइन का स्लोप क्या होता है, tan थीटा, और वो क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या था, डेल एल, और नीचे क्या था, mg, यही था, ठीक है। हो सकता है मैं उल्टा लिख रहा हूं, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए डेल एल बाई mg था, लोड एक्सटेंशन लाइन का ग्राफ बिल्कुल सही। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, mg बाई डेल एल, और यहां पे क्या था, हाँ बिल्कुल इसमें उल्टा आएगा, यहां पे mg बाई डेल एल लिखा है, ये देखिए mg बाई डेल एल है, और यहां पे क्या है, डेल एल बाई mg। तो हम क्या करेंगे, उसको उल्टा लिखेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो ये l और पाई आर स्क्वायर हमने एक साथ रख लिया, और mg बाई डेल एल था। तो स्लोप क्या आता है हमारा, स्लोप होता है tan थीटा। ये स्लोप किसका है, लोड एक्सटेंशन लाइन का है, और वो क्या होता है, डेल एल बाई mg होता है। और यहां पे क्या एक्सप्रेशन बन रहा है, mg बाई डेल एल बन रहा है, तो हम उल्टा लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 बाई tan थीटा। तो ये क्या आ रहा है हमारा, y का एक्सप्रेशन आ रहा है, किसका एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे, ये यंग्स मॉडुलस का। y इक्वल टू क्या आ गया, l बाई पाई आर स्क्वायर 1 बाई tan थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यंग्स मॉडुलस का एक्सप्रेशन आ जाएगा, y इज इक्वल टू l बाई पाई आर स्क्वायर, ये l है और ये वायर का एरिया है, इनटू 1 बाई स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये क्या आ जाएगा हमारा, लास्ट और फाइनल रिलेशन आ जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन समझ में आया। अब इसका मतलब हम क्या करेंगे, जब भी हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये ग्राफ में हम धीरे धीरे एक एक वैल्यू में लोड बढ़ाते जाएंगे, हमें एक एक वैल्यू मिलते जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई तो हम क्या करेंगे, इसका क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे tan थीटा करके। और सिंपली हमें पता है दोनों वायर की लेंथ और एरिया, और यहां पे क्या हम स्लोप की वैल्यू रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, y मिल जाएगा। समझ में आया कैसे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये ग्राफ का स्लोप निकाले, लेंथ तो दोनों की सेम है और दोनों का एरिया भी सेम है वायर का, तो एक्सपेरिमेंटल वायर और रेफरेंस वायर हमेशा हम क्या लेंगे, सेम लेंगे, जैसे तभी उनकी लेंथ और एरिया क्या आएगी, सेम आएगी। और हमें ग्राफ प्लॉट करना है, 1 बाई मल्टीप्लाई कर देना है 1 बाई स्लोप ऑफ द ग्राफ, मतलब वही 1 बाई tan थीटा। तो हमारा क्या निकल जाएगा, यंग्स मॉडुलस निकल जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, यंग्स मॉडुलस के बारे में था एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे ये जो डायग्राम है इसमें क्या रहेगा, दो वायर लेंगे हम, रेफरेंस वायर, एक्सपेरिमेंटल वायर, दोनों की लेंथ सेम होगी, दोनों का रेडियस सेम होगा। अब क्या होगा, इसका फिक्स्ड वेट है, यहां पे हम वेट बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे वेट बढ़ाते जाएंगे, ये जो एक्सपेरिमेंटल वायर है रेड वाला, इसमें एक्सटेंशन होते जाएगा। वो एक्सटेंशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्व में मार्क करते जाएंगे, जितना लोड हो रहा है उतने में एक्सटेंशन, हमारा tan थीटा निकल जाएगा। और उसके बाद ये हमने डिराइव किया, y इक्वल टू क्या होगा, l पाई आर स्क्वायर और 1 बाई स्लोप ऑफ द ग्राफ, मतलब 1 बाई tan थीटा को रख देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, यंग्स मॉडुलस निकल जाएगा। और स्ट्रेस स्ट्रेन किसी की भी वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा एकदम अच्छे से। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वाले वीडियोस में हम क्या चालू करेंगे, बल्क मॉडुलस के बारे में देखेंगे कि बल्क मॉडुलस क्या होता है। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू। बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, थैंक यू।